Hello everyone, welcome to our YouTube channel about physics. And today we are going to discuss about one of the most important topic of quantum mechanics, wave function. जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को लास्ट वीडियो लेक्चर में कि जितने भी मैंने क्वेश्चन दिए हुए हैं उन सब के वीडियो लेक्चर भी आएंगे। ओके, तो आज फर्स्ट लेक्चर मैंने वेव फंक्शन पे लाया हुआ है। तो वेव फंक्शन एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए, क्योंकि इसके बिना क्वांटम मैकेनिक्स कैसे हो सकता है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखो, अंत तक देखो और समझो कि वेव फंक्शन क्या होता है, किसको वेव फंक्शन कहते हैं, किसको नहीं कहेंगे, क्योंकि किसी भी वेव फंक्शन को हम लोग वेव फंक्शन नहीं कह सकते हैं। ठीक है, कुछ कंडीशंस है, वो सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर अच्छा लगे तो उसको शेयर भी करो अपने क्लासमेट से और जिससे भी करना हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है? टॉपिक वेव फंक्शन, क्वांटम मैकेनिक्स। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा क्लासिकल अप्रोच में जाना चाहूंगा यहाँ पे, इस सेंस में कि क्लासिकली क्या होता है। अगर हम लोग क्लासिकली बात करें, अगर क्लासिकल वे में सोचे यहाँ पे थोड़ा सा पहले, ठीक है, फिर तो क्वांटम ही आना है। तो क्लासिकली अगर देखा जाए तो जो फंडामेंटल इक्वेशन होता है, ओके, उसको क्या बोलते हैं? एफ इक्वल टू एम को बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल इक्वेशन। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आ जाएगा तो फिर आगे मजा आएगा। ठीक है, तो एफ इक्वल टू क्या आ रहा है? एम। तो एफ इक्वल टू एम को अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से हम लोग एक्स निकाल सकते हैं। एक्स जो फंक्शन ऑफ क्या होगा? टाइम का होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद ये एक्स। ठीक है, तो अब सोचो अगर हम लोग को एक्स मिल जाएगा यहाँ से, राइट, एक्स अगर मिल जा रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है? एक्स क्या बता रहा है? स्टेट के बारे में बता रहा है कि उस पार्टिकल का, उस बॉडी का स्टेट क्या है, राइट, उस पोजीशन क्या है। तो अगर एक्स को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगा। ठीक है, ध्यान देना इधर। और अगर वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? अगर वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करें तो एक्सेलरेशन मिलेगा। और फिर यहाँ से फोर्स, वर्क, एनर्जी जो भी फाइंड आउट करना हो, एवरीथिंग वी कैन कैलकुलेट। वर्क या फिर एनर्जी या फिर पावर, या फिर पावर। ठीक है, तो सोचो ये सारा इंफॉर्मेशन हम लोग किसके ये से निकाल रहे हैं, किसके हेल्प से निकाल रहे हैं? ऑल इंफॉर्मेशन हम लोग को जो भी निकालना हो, ठीक है, सारा हम लोग किसके हेल्प से निकाल रहे हैं? अगर एक्स मिल जाए तो। ओके, ध्यान से देखो, फिर सिर्फ एक्स मिल जाए कि उस सिस्टम का, उस पार्टिकल का, उस बॉडी का एक्स क्या है। ठीक है, एक्स इज फंक्शन ऑफ टाइम, दैट इज स्टेट। एक्स मींस क्या समझना? स्टेट। अगर हम लोग को स्टेट मिल जाए तो हम लोग ये कह सकते हैं उसके बारे में हर वो इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं जो हमारे लिए जरूरी हो, चाहे वो वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, वर्क हो, एनर्जी हो, पावर हो, एनीथिंग। ओके, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में जितना अहमियत, जितना इंपॉर्टेंस एक्स का अभी यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, कि अगर एक्स मिल जाए, एक्स स्टेट मिल जाए, स्टेट मिल जाए, तो क्या होगा? हम लोग वो हर कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं उस सिस्टम के बारे में, उस बॉडी के बारे में जो हमारे लिए नीड हो, राइट। तो जो रोल यहाँ पे एक्स का दिख रहा है, राइट, वो सेम रोल क्वांटम मैकेनिक्स में किसका है? वेव फंक्शन का है। सेम रोल क्वांटम मैकेनिक्स में किसका है? वेव फंक्शन का है, जिसको हम लोग किसी नोट करते हैं साइज, psi, psi rt in three dimension and psi xt in one dimension. ओके, ये 1D और ये 3D। तो ध्यान दो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको यहाँ पे समझो कि अगर क्लासिकल मैथमेटिक्स में हम लोग एक्स को फाइंड आउट कर लेते हैं सॉल्व करने के बाद, ठीक है, तो उसको हम लोग अलग अलग ऑपरेटर यूज करके डिफरेंशिएट करके, या फिर जो भी हो डॉट प्रोडक्ट लेके अलग अलग ऑपरेटर को यूज करके हम लोग उसको सॉल्व करके इतना सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकाल सकते हैं, राइट। तो सिमिलरली अगर वेव फंक्शन हम लोग को मिल जाए, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में, तो इसको भी हम लोग फिर से क्या करेंगे? ऑपरेटर यूज करेंगे, ऑपरेट करेंगे, और जो भी फाइंड आउट करना हो सिस्टम के बारे में, क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के बारे में। ओके, तो अगर जो भी निकालना हो, चाहे वो एनर्जी निकालना हो, हैमिल्टोनियन निकालना हो, ठीक है, मोमेंटम निकालना हो, वेलोसिटी निकालना हो, एनीथिंग यू कैन फाइंड इट बाय बाय यूजिंग वेव फंक्शन। ओके, या फिर विद द हेल्प ऑफ वेव फंक्शन। तो हम लोग यहाँ पे कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप कि इतना तो समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेव फंक्शन इन क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, यानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वेव फंक्शन जैसे एग्जाम में भी आने वाला है कि व्हाट इज द वेव फंक्शन, तो थोड़ा बहुत लिखने का भी जरूरत पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग कि व्हाट इज वेव फंक्शन, वेव फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे सबको दिख रहा होगा, व्हाट इज वेव फंक्शन? वेव फंक्शन, वेव फंक्शन इज अ मैथमेटिकल फंक्शन, ऑफ कोर्स एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है विच रिप्रेजेंट स्टेट ऑफ ए क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ध्यान दो, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टेट, स्टेट ऑफ ए क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। एक क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के स्टेट को बता रहा है, ठीक है। एंड व्हाट? एंड कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम।
और उस सिस्टम के बारे में जितना सारा इंफॉर्मेशन हो सकता है वहाँ पे सब कुछ हम लोग निकाल सकते हैं वहाँ से, मतलब कंटेन कर रहा है अपने अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पे डिपेंड करेगा कि हम लोग ऑपरेटर कौन सा यूज कर रहे हैं, जो ऑपरेटर यूज करके हमें वो फाइंड आउट होगा। ठीक है, तो फाइनली क्या है, मैथमेटिकल फंक्शन है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं साई आर टी से, आर इन थ्री डायमेंशन में। ठीक है, और वन डायमेंशन में किसे यूज करेंगे हम लोग, एक्स से करेंगे, एक्स टी। इन वन डी में किसे यूज करेंगे, एक्स टी से करेंगे। हाँ, एक चीज और मैं बता देता हूँ कि जो वेव फंक्शन होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होता है। कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी मतलब समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, ये जो जनरल फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स का वो क्या होता है, ए प्लस आई बी। ठीक है, तो अगर ये कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा, ए प्लस आई बी के फॉर्म में होगा, और उसका कंजुगेट भी होगा। आई होप यू ऑल नो अबाउट कंजुगेट इन कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो अगर कोई फंक्शन है और वो कॉम्प्लेक्स है तो उसका कंजुगेट भी होगा, और वो क्या होगा, आई की जगह पे माइनस आई होगा। इन शॉर्ट हम लोग ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो वेव फंक्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, आप लोग को रियलाइज अभी तक आई थिंक हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद में आता हूँ कि ये वेव फंक्शन है साई। ठीक है, जो वो सारा इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहा है जो किसी सिस्टम के बारे में। ठीक है, जो एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट, और जो एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी भी है। तो इसका वास्तव में फिजिकल मीनिंग क्या है, मतलब इज एनी फिजिकल मीनिंग, या फिर बस ऐसे ही हम लोग उसको ले रहे हैं। ठीक है, तो फिजिकल मीनिंग क्या है, तो अगर रियल में देखें हम लोग, ठीक है, इसका फिजिकल मीनिंग को लेके, तो रियलिटी में क्या होता है कि कोई ऐसा फिजिकल मीनिंग नहीं है सिर्फ साई का इंडिविजुअली। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखें कि वेव फंक्शन साई आर टी इटसेल्फ हैज नो फिजिकल मीनिंग, कोई फिजिकल नहीं है। बट बट क्या है कि बट यहाँ पे ये है कि साई आर टी का स्क्वायर, मतलब मॉड ऑफ साई का स्क्वायर अगर हम लेते हैं तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका फिजिकल मीनिंग है। और वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अगर ध्यान से देखो तो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, कि उस पार्टिकल का उस वॉल्यूम में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ तो होगा। और ये कौन बताएगा, मॉड ऑफ साई आर टी का स्क्वायर। ओके, डन। इसको दिमाग में फिट कर लो कि साई आर टी मॉड का स्क्वायर क्या बताएगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम एट पोजीशन आर, उस पोजीशन पे उस टाइम टी पे। ओके, अब देखो साई आर टी ऐसा मत समझो सिर्फ स्क्वायर कर देने से आ गया है। ठीक है, तो ये जो प्रोबेबिलिटी आ रहा है पी, वो कैसे आ रहा है, वो पहले तो उस वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे साई आर टी, और जो वो फंक्शन है पहले उसको लेंगे, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, साई आर टी का स्क्वायर। उन दोनों का प्रोडक्ट को क्या कहलाएगा, ये साई आर टी का स्क्वायर। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ओके, अगर हम इसी चीज को, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मीन्स, इसको जरा लिख लो एक बार। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम इसलिए क्योंकि यहाँ पे थ्री डायमेंशन दे रहे हैं। ठीक है, अगर वन डायमेंशन लेते तो क्या होता, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट वॉल्यूम एट पोजिशन आर, एट पोजिशन आर। ये मैं इससे लिखा रहा हूँ ताकि नोट्स जो भी बना रहा हूँ उसमें काम आए थे। ठीक है, एट पोजिशन आर एंड टाइम टी, एंड एट टाइम टी। ओके, अब एक चीज देखो यहाँ पे कि अगर इसी चीज को, अगर यहाँ पे हम मॉड ऑफ साई आर टी का स्क्वायर, ठीक है, और अगर डीएक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान दो, डी एक्स नहीं, यहाँ पे डी टाउ ले लो। ठीक है, क्योंकि थ्री डायमेंशन में है तो ये डी टाउ क्या है, वॉल्यूम एलिमेंट। ध्यान देना, डी टाउ क्या है, वॉल्यूम एलिमेंट। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे ही हम लोग वॉल्यूम एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बताएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, probability of finding the particle in volume v2 v2 v plus dv, v plus dv। ठीक है, इसी को अगर हम वन डायमेंशन में लिखें, साई एक्स टी मॉड का स्क्वायर, ठीक है, इनको यहाँ पे क्या आएगा, dx, क्योंकि ये वन डायमेंशन में है।
तो ये क्या बताएगा, ये बताएगा फिर से प्रोबेबिलिटी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तुम लोग को लिखना प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, फाइंडिंग द पार्टिकल, ठीक है, at distance, at distance x2, at distance x2 x plus dx, at distance x plus dx, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कि dx डिस्टेंस में कितना प्रोबेबिलिटी है कि उस छोटे से डिस्टेंस में वो पार्टिकल मिल सकता है, राइट। तो ध्यान से इसको याद रखना है। और अगर टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, दैट इज x1 से लेके x2 तक इंटीग्रेशन साइन एक्स टी मॉड का स्क्वायर इंटू dx। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल प्रोबेबिलिटी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल प्रोबेबिलिटी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, total probability of find the particle at a distance, at a distance x1, x1 to x2। तो यानी x1 से लेके x2 तक, ठीक है, पार्टिकल के जो पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होगा, टोटल प्रोबेबिलिटी होगा, वो क्या होगा, दिस, ठीक है। एट टाइम टी भी कर सकते हैं, ओके, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो यहाँ से हमें क्या निकल के आ रहा है कि ये सारे जो रिप्रेजेंटेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना और ये सारे लिख लेना। अगर सिर्फ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में बोला जाए तो क्या होगा, सिर्फ ये ले लेना है मॉड ऑफ साई का स्क्वायर। और अगर एक खास डिस्टेंस के भी पूछ रहा है तो हम लोग ये लेंगे सेकेंड वाला, ठीक है, इन 3 डायमेंशन और 2 डायमेंशन। और फिर अगर टोटल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, साई वन x1 से लेके s2 तक मॉड ऑफ साई का स्क्वायर लेंगे, dx लेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे, और इंटीग्रेशन के बाद जो टर्म मिलेगा वो क्या बताएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी बताएगा, ठीक है। किसी को भी अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है, या फिर मैंने टेलीग्राम चैनल का एक लिंक डाला हुआ है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके ज्वाइन करो और वहां से भी पूछ सकते हो। और अगर नोट्स वोट्स की कोई जरूरत हो तो वहां पे भी मिल सकता है, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखने की बात है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये क्या बता रहा है, टोटल प्रोबेबिलिटी बता रहा है, जो साई वन से साई टू तक ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। सपोज करो कि अगर वो पार्टिकल को एक बॉक्स है, ओके, और वो पार्टिकल उसी बॉक्स में है और उसका जो वेव फंक्शन है वो क्या है, साई, ठीक है। उस स्टेट के बारे में क्या बता रहा है, साई बता रहा है। तो उस केस में उस बॉक्स में उस पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, वन होगा। वन होगा मतलब डेफिनेटली वी विल गेट द पार्टिकल इन दैट बॉक्स। और अगर हम लोग उस बॉक्स में वो पार्टिकल मिलेगा तो ऑफकोर्स प्रोबेबिलिटी कितना होगा, वन, मतलब क्या हो जाएगा, 100% कि वो पार्टिकल है वहां, ठीक है। और अगर ऐसा कोई कंडीशन है कि उस पार्टिकल वहीं पे है, ठीक है, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, वन होगा। और इस कंडीशन को, ये जो कंडीशन है कि टोटल प्रोबेबिलिटी श्योर है मिलेगा ही या फिर वन होगा प्रोबेबिलिटी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नॉर्मलाइज्ड कंडीशन, उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइज्ड कंडीशन। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग द पार्टिकल वो क्या रहेगा, वन, मतलब डेफिनेटली वो वहां पे मिलना है, ठीक है। उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइज्ड कंडीशन या फिर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग में जो वेव आएगा ना, जिससे जिसको इंटीग्रेट करने के बाद वो वन आ रहा है, मतलब डेफिनेटली कि वहां पे मिल रहा है, उस वेव फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस वेव फंक्शन को हम लोग बोलते हैं नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। और अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है तो हम लोग को नॉर्मलाइज करना पड़ता है, ठीक है, उस कंडीशन को यूज करके। अब चलो यहाँ पे स्टार्ट कर देखते हैं। इफ द टोटल प्रोबेबिलिटी of finding the particle in a system is equal to unity, then this condition is called what? Normalized condition, and this phenomena is known as normalization. ठीक है। स्पेलिंग में कभी ये मत होना क्योंकि यहाँ पे मैंने एस लिखा हुआ है, ठीक है, एस भी होता है कहीं पे जेड भी होता है, ठीक है, तो डोंट बी कंफ्यूज, या तो ये मत सुनना कि मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, ठीक है। तो मैथमेटिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैथमेटिकली जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है नॉर्मलाइजेशन का, वो क्या है कि साई, अगर तुम्हारे पास कोई वेव फंक्शन है साई एक्स टी, हम लोग वन डायमेंशन लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या हो जाएगा, साई स्टार एक्स टी होगा, ठीक है। तो जो अकॉर्डिंग टू नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, अगर ऑल स्पेस की बात करें तो माइनस टू प्लस इंफिनिटी साई स्टार, ठीक है, एक्स टी इंटू साई एक्स टी इंटू साई एक्स टी इंटू डी एक्स
का वैल्यू क्या आना चाहिए, 1, क्या आना चाहिए, 1। ठीक है, और इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइज्ड कंडीशन। ठीक है, अगर हम 3 डायमेंशन की बात करें तो वो भी लिख सकते हैं, एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो लिख डालना। ठीक है, और मेरे ख्याल से ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली एक तो रहेगा ही, साई स्टार आर टी इंटू साई आर टी इंटू डी टाउ इक्वल टू 1, मतलब उस वॉल्यूम में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1 होगा, मतलब डेफिनेटली होगा ही। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मलाइज्ड कंडीशन। और यहाँ पे एक डेफिनेशन जो तुम लोग अगर लिखना चाहो, ठीक है, तो वो क्या है, द वेव फंक्शन जो यहाँ पे बनेगा, द वेव फंक्शन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द वेव फंक्शन कॉरेस्पॉन्डिंग to this condition, corresponding to this condition is called, corresponding to this condition is called normalized, is called normalized wave function। ओके, और वेव फंक्शन जनरली नॉर्मलाइज होता नहीं है, तो हम लोग को वो करना पड़ता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल के थ्रू से अभी हम देखते हैं कि वेव फंक्शन को कैसे नॉर्मलाइज करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, एक फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे एक क्या है, एक फंक्शन, और वो फंक्शन क्या है, वो फंक्शन है हमारे पास साई। ठीक है, साई एक्स का फंक्शन लेते हैं, साई एक्स इंटू ए टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग गॉसियन, इसको जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, गॉसियन वेव फंक्शन। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वेव फंक्शन है, आगे काम आने वाला है, इसलिए मैं एग्जाम्पल इसी का ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया वेव फंक्शन। अब ये फंक्शन नॉर्मलाइज है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है एक। ठीक है, और इस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट, नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट। और हम लोग को यही फाइंड आउट करना होता है कि अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, और सॉल्व करने के बाद ये क्या आएगा, 1 आएगा। बट यहाँ पे कांस्टेंट है, तो हम लोग अभी फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। तो अब यूजिंग कंडीशन, ध्यान दो सबको, यूजिंग नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन को यूज करके हम लोग उसको नॉर्मलाइज करेंगे, यूजिंग नॉर्मलाइज्ड कंडीशन। और वो कंडीशन क्या था, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम्स वगैरह में आते हैं, हर एग्जाम में ऑलमोस्ट आते हैं। ठीक है, और ये कंडीशन क्या है, ये इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी क्या आना चाहिए, साई स्टार एक्स इंटू साई एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू क्या आना चाहिए, 1, क्या आना चाहिए, 1। अगर ये आता है तो नॉर्मलाइज है, वरना नहीं है। ठीक है, तो चलो इसको नॉर्मलाइज करते हैं। अब इसको पुट करते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेके क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्लस इन्फिनिटी तक। साई स्टार, मैं यहाँ पहले बता रहा था, यहाँ पे कोई भी ऐसा इमेजिनरी पार्ट अभी नहीं है यहाँ पे, तो साई और साई स्टार दोनों ऑलमोस्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो फिर भी यहाँ पे लिखता हूँ ए स्टार टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर इंटू ए टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे ए इंटू ए स्टार इंटू ए इंटू इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी टू द पावर माइनस 2 अल्फा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, 1, इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में आता हूँ, इक्वल टू 1 आ गया। अब जरा ध्यान दो, तो यहाँ पे क्या है कि ए स्टार इंटू ए को हम जनरली क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी टू द पावर माइनस 2 अल्फा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, 1। इसी का नॉर्मलाइज कंडीशन। अब मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाह रहा हूँ, एक नया फंक्शन है यहाँ पे, कि ये जो फंक्शन है इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, टू 0 से लेकर इन्फिनिटी कर रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। आई होप यू ऑल नो इट, माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1।
ठीक है। जब माइनस प्लस, चलो यहाँ पे देखो ये आ रहा है। अब जरा ध्यान दो, टू होगा अभी, अभी टू होगा ना, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो तो ये क्या है, दिस इज गामा फंक्शन, दिस इज गामा फंक्शन। तो गामा फंक्शन के लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। जो फॉर्मूला क्या होता है मैं साइड में बता रहा हूँ कि जीरो से इंफिनिटी एक्स पर पावर एन e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी एक्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है, गामा एन प्लस वन बाई टू डिवाइडेड बाई टू इंटू अल्फा पर पावर एन प्लस वन बाई टू, ठीक है, ये होता है। तो अगर यहाँ से इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या एक्स पर पावर जीरो है। जीरो है मतलब एन का वैल्यू क्या हो गया, जीरो। अगर एन का वैल्यू जीरो हो गया तो यहाँ से जो इंटीग्रेशन आएगा सॉल्व करने के बाद वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट कि मॉड ऑफ ए का स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा, देखो एन प्लस वन बाई टू है, एन प्लस वन बाई टू यानी क्या हो जाएगा, जीरो प्लस वन बाई टू, जीरो प्लस वन बाई टू डिवाइडेड बाई टू, टू यहाँ पे था ना तो टू यहाँ पे लिखो, टू इंटू अल्फा पर पावर जीरो प्लस वन बाई टू, डन, ठीक है। बट मैं ये बता रहा हूँ यहाँ पे टू अल्फा है, तो यहाँ पे मैं टू अल्फा लूंगा, तो ये टू टू कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, वन, वन ही बोला है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर इंटू, और मैं पहले बता देता हूँ साइड में कि गामा वन बाई टू का वैल्यू कितना होता है, रूट अंडर पाई, ठीक है। गामा फंक्शन अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो आप वीडियो में कमेंट करके बताओ, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा उस पर भी एक वीडियो बनाने का, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, रूट अंडर पाई डिवाइडेड बाई रूट अंडर टू अल्फा, टू अल्फा इक्वल टू वन, ठीक है। तो यहाँ से देखो अगर ध्यान दो तो वन का वैल्यू क्या आ रहा है, जो वन ए मॉड ऑफ ए का जो वैल्यू निकल के आएगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर का वैल्यू, इसको इधर ले आते हैं, दैट इज रूट अंडर टू अल्फा बाई पाई, टू अल्फा बाई क्या आ रहा है, पाई आ रहा है। तो यहाँ से मॉड ऑफ ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट रूट अंडर रूट तो हो गया, अब इधर से फिर लाएंगे तो टू अल्फा बाई पाई पर पावर वन बाई फोर। तो ये जो वैल्यू निकल के आ रहा है, ये क्या निकल के आ रहा है, नॉर्मलाइज कांस्टेंट। अब इसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे, किस पे पुट कर देंगे, वेव फंक्शन पे, जहां हम लोग इससे पहले निकाले थे, ठीक। देखो तो ए का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास, उतना आया। तो साई का वैल्यू क्या आया था, साई का वैल्यू क्या लिया था हम लोगों ने, e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। तो उसके जगह पे क्या करेंगे, ए की जगह पे पुट कर देंगे, कितना आएगा यहाँ पे, अगर ध्यान दो तो टू अल्फा बाई पाई पर पावर कितना था, वन बाई फोर, वन बाई फोर e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, ठीक है, डन। तो इस वेव फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मलाइज्ड। इस वेव फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मलाइज्ड, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, ठीक है। और इसका जब हम लोग साइड का साइड निकालेंगे फिर से, यानी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, कितना आएगा, वन, ओके। तो अगर कोई भी डाउट हो यहाँ पे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि सर यहाँ पे डाउट, ठीक है, मैं उसे डाउट फिर क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्या है, अब एक सवाल है कि जो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि वेव फंक्शन क्या है, एक मैथमेटिकल फंक्शन है, राइट, ओके। मैं वहाँ पे आता हूँ, ठीक है। क्या देखा था कि वेव फंक्शन क्या है, एक मैथमेटिकल फंक्शन है, राइट। क्या सारे मैथमेटिकल फंक्शन वेव फंक्शन है, कह सकते हैं सारे मैथमेटिकल फंक्शन को वेव फंक्शन, तो नहीं, सारे मैथमेटिकल फंक्शन को हम लोग वेव फंक्शन नहीं बोलते हैं, उससे कुछ लिमिट्स है, कुछ कंडीशंस है। अगर वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर वो वेव फंक्शन है, और अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो फिर वेव फंक्शन नहीं है। नॉट एवरी मैथमेटिकल फंक्शन इज अ वेव फंक्शन। चलो तो यहाँ पे ध्यान देते, इज एवरी मैथमेटिकल फंक्शन अ वेव फंक्शन, नो, नो नो नो, एवरी मैथमेटिकल फंक्शन इज नॉट अ वेव फंक्शन, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। फॉर बीइंग अ मैथमेटिकल फंक्शन इट हैज सम कंडीशंस, कुछ कंडीशंस, हर कोई वेव फंक्शन नहीं बन सकता है, कुछ कंडीशंस है, ठीक है। और उसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन। तो जो भी सारे मैथमेटिकल फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया जाएगा, जो करेगा वही वेव फंक्शन कहलाएगा, और जो नहीं करेगा वही फंक्शन नहीं कहलाएगा, दैट इज नॉट वेव फंक्शन, ठीक है। तो चलो फिर
स्टार्ट करते हैं कि वो कंडीशन है क्या, कि जिसके फॉलो होने से वो फंक्शन होगा और जिसके नहीं होने से वो नहीं होगा। ठीक है, ऐसा क्या है उस पे कि नहीं वो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो देखते हैं फिर। तो कंडीशंस क्या है, कंडीशंस ऑफ फिजिकली एक्सेप्टेबल फंक्शंस आर, सबसे पहला वेव फंक्शन साई एक्स टी, सारा हम लोग यहाँ पे वन डायमेंशन लेके चल रहे हैं। ठीक, वेव फंक्शन जो साई एक्स टी है वो क्या होना चाहिए, फिनाइट होना चाहिए और बाउंडेड होना चाहिए। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि इन्फिनाइट वैल्यू नहीं आना चाहिए, जो वैल्यू है वो इन्फिनाइट नहीं आना चाहिए। ठीक है, इन्फिनाइट आएगा तो हम लोग फिर वो चीज नहीं निकाल पाएंगे जो हम लोग को चाहिए होगा। बाउंडेड मतलब क्या हो गया, ये बाउंडेड होगा मतलब कि एक रीजन में होना चाहिए, लोकलाइज होना चाहिए। ठीक है, या फिर ये क्या है कि अगर एक्स का वैल्यू हम प्लस माइनस इन्फिनिटी पुट करें तो वो वैल्यू फिनाइट आना चाहिए। ठीक है, या फिर जीरो आना चाहिए। अभी मैं उसको डिस्कस करता हूँ फिर से एक बार। ठीक है, इंडिविजुअली। और दूसरा कंडीशन क्या है, वेव फंक्शन साई एक्स टी शुड बी कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस होना चाहिए। राइट, दूसरा जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा साई एक्स टी का वो भी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। एंड साई एक्स टी मस्ट बी सिंगल वैल्यूड। और इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे ये है कि ये क्या होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। ठीक है, अगर सिंगल वैल्यूड नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। सिंगल वैल्यूड का क्या मतलब है, सिंगल वैल्यूड का मतलब ये है कि अगर x का इनपुट एक होगा, अगर x का वैल्यू यानी इनपुट है अगर एक होगा तो साई भी कितना होना चाहिए, एक ही आना चाहिए। एक से ज्यादा वैल्यू, वन ही वैल्यू आना चाहिए, एक से ज्यादा वैल्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंगल वैल्यूड। ठीक है, और लास्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की इट शुड बी स्क्वायर इंटीग्रेबल। राइट, अगर इंटीग्रेट करें तो वैल्यू फिनाइट आना चाहिए, और अगर ये नहीं आता है स्क्वायर इंटीग्रेबल का मतलब क्या हो गया, जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे माइनस टू प्लस इंफिनिटी मतलब ऑल स्पेस में। ठीक है, साई स्टार साई एक्स को इंटू डी एक्स, तो कितना आना चाहिए यहाँ पे, वैल्यू फिनाइट आना चाहिए। अगर वो फिनाइट आ रहा है तो फिर वो स्क्वायर इंटीग्रेबल होगा वरना नहीं होगा। और ध्यान रखिए, अगर कोई एक भी कंडीशन यहाँ पे अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो वेव फंक्शन नहीं कहलाएगा। ओके, ये पांचों कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा एनी हाउ, तभी वो कहलाएगा वेव फंक्शन, वरना नहीं कहलाएगा। राइट, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं, दैट इज वेव फंक्शन साई एक्स टी शुड बी फिनाइट एंड बाउंड। ठीक है, तो ये सबको एक फिगर दिख रहा है, ये कौन सा वेव फंक्शन है, ये उसी का है जो हम लोग अभी बना रहे थे, दैट इज साई ए इंटू टू पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, ये उसी का ग्राफ, दैट इज गॉसियन वेव फंक्शन। सो क्या बोलते हैं, गॉसियन फंक्शन, गॉसियन वेव फंक्शन। ठीक है, अब बात करें हम लोग फिनाइट का। ठीक है पहले, तो देखो देखने से ही पता चल रहा है कि इनफिनाइट है, कि इनफिनाइट वैल्यू दे नहीं रहा कहीं पे। ठीक है, मैं फिर ये बताता हूँ कि ये जो वैल्यू है साई ए इंटू टू पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें किसी भी वैल्यू करो, एक्स का वैल्यू कुछ भी पुट करो, ये हमेशा कुछ ना कुछ फिनाइट ही देगा यहाँ से यहाँ तक, एनीथिंग। और एक चीज की, जब हम लोग एक्स का वैल्यू कितना पुट कर रहे हो, प्लस माइनस इन्फिनिटी फॉर बाउंड कंडीशन। ठीक है, फॉर बाउंड कंडीशन एक्स मस्ट बी पुट प्लस माइनस इन्फिनिटी। तो अगर x का वैल्यू प्लस माइनस इन्फिनिटी पुट करें तो साई का वैल्यू क्या होना चाहिए, टेंस टू जीरो प्योर होना चाहिए। ठीक है, क्या इसको चेक करें, चलो चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गॉसियन फंक्शन क्या है, ए टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, तो पहले पुट करो प्लस इन्फिनिटी, सो इक्वल टू ए टू द पावर माइनस अल्फा प्लस इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो ध्यान दो, तो ये कितना आएगा, वन बाय ए टू द पावर इन्फिनिटी, क्योंकि माइनस है नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, ए टू द पावर इन्फिनिटी, और ए बाय इन्फिनिटी क्या होता है, ए बाय इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो। ठीक है, और अगर एक्स का वैल्यू इनपुट पुट करने पे जीरो आ रहा है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई तो कर रहा है। और अगर माइनस पुट करेंगे तो क्या आएगा, मैं बता दूं, स्क्वायर है तो प्लस पुट करो या माइनस पुट करो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी क्या आएगा, ए बाय जीरो, ए बाय इंफिनिटी दैट इज जीरो। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो गॉसियन वेव फंक्शन है, ये इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है। राइट, फिनाइट कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है, फिनाइट और बाउंडेड, तो ये बाउंडेड तो है। ठीक है, डेफिनेटली बाउंडेड है। ठीक है, अगर इसका एक ये और अपोजिट केस लेते हैं हम लोग, कि सपोज करो यहाँ पे कि ये जो हमारे पास है वेव फंक्शन यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे नीचे एक ग्राफ बनाते हैं कि इस टाइप का कोई ग्राफ हो। ठीक है, और ये ऊपर की साइड, ठीक है, इस टाइप का। तो अब बताओ कि देखो, एक लिमिट के बाद अगर हम एक्स का वैल्यू इन्फिनाइट पुट करेंगे, या इधर आगे बढ़ेंगे या इधर आगे बढ़ेंगे, तो उसका वैल्यू क्या आएगा, इन्फिनाइट की ओर जाएगा, इसके आगे इन्फिनाइट वैल्यू जाएगा। तो अगर इस टाइप का वेव फंक्शन हो तो ध्यान रखना कि ये एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन नहीं है, नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल। अगर ऐसा कंडीशन रहा तो क्या होगा, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है,
तो फिगर वाइज भी हम लोग ये समझ सकते हैं कि कौन सा एक्सेप्टेबल होगा और कौन सा एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और एक्सेप्टेबल होना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ध्यान रखना, क्वांटम मैकेनिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं पहले ही बताया कि क्वांटम मैकेनिक्स में अगर वेव फंक्शन आ गया तो देखो ये बेसिक से, और हर इंटरव्यू में हर एक एग्जाम से बेसिक से ही सवाल होता है। अगर ये कहूँ मैं कि वेव फंक्शन का क्या रोल है क्वांटम मैकेनिक्स में, तो इतना बोलता हूँ कि जितना हमारे लाइफ में रोटी कपड़ा और मकान का है ना, यूँ समझो कि उससे भी ज्यादा इसका रोल है वहाँ पे। ठीक है, तो अच्छे से समझो सब कुछ और लास्ट तक देखो। तो ये क्लियर है यहाँ पे कि फिनाइट होना चाहिए और बाउंडेड होना चाहिए। बाउंडेड होने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, एक्स को प्लस माइनस पुट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि साइड एक्स टू जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो ध्यान दें, ठीक है, ध्यान रखें कि वो जरूरी नहीं है कि वो वेव फंक्शन हो। ठीक है, जीरो की ओर टेंस हो रहा है मतलब वो है। ठीक है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि एक्स मस्ट बी सिंगल वैल्यूड। सिंगल वैल्यूड का मतलब ऐसा समझो कि अगर हम इनपुट एक दे रहे हैं, ठीक है, या फिर इनपुट जितना भी हो, ठीक है, इनपुट जो भी हो, वन टू थ्री जो भी हो हमारे पास, ठीक है, जो साइन एक्स का वैल्यू होना चाहिए वो क्या आना चाहिए, सिंगल। क्या आना चाहिए, सिंगल। ठीक है, उसका ध्यान दो। जैसे कि अब हम लोग एक्स का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, ठीक है, पाई बाई टू, बस एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, और फंक्शन तुम्हारे पास क्या है, साइन, साइन एक्स। ठीक है, बस एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, साइन एक्स फंक्शन है या नहीं ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो साइन पाई बाई टू का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन पाई बाई टू का वैल्यू कितना होगा, वन। ठीक है, तो कितना आ रहा है, आउटपुट, आउटपुट एक ही आ रहा है। ठीक है, तो अगर एक इनपुट पे एक आउटपुट आ रहा है, ठीक है, तो ऑफकोर्स ये सिंगल वैल्यूड है। लेकिन ध्यान रखना है फिर से एक बार कि इनपुट ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, देखो पाई बाई टू की वैल्यू अगर हम ग्राफ बनाए, ठीक है, साइन का, यहाँ पे तो ग्राफ कुछ ऐसा होता है, तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे वन आता है, यहाँ पे भी वन आता है, ठीक है, यहाँ पे भी वन आता है। तो देखो बहुत सारा इनपुट है, यहाँ पे इनपुट पे भी वन आ रहा है, यहाँ पे भी वन आ रहा है, यहाँ पे वन आ रहा है। तो डिफरेंट इनपुट हो सकता है, मे बी डिफरेंट इनपुट, ठीक है, इनपुट डिफरेंट हो बट आउटपुट वन ही आना चाहिए। इनपुट डिफरेंट बट आउटपुट क्या होना चाहिए, सिंगल, सिंगल। बट आउटपुट क्या होना चाहिए, आउटपुट क्या होना चाहिए, सिंगल। ठीक है, तो उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगल वैल्यू फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब सोचो अगर एक मिनट के लिए सोचे कि नहीं, ठीक है, हम सिंगल क्यों है, क्यों जरूरी है कि सिंगल ही आना चाहिए। ठीक है, सोचने वाली बात है कि सिंगल ही क्यों, अगर डबल आए तो क्या दिक्कत है। जैसे अगर मान लो चलो एक्स का एक फॉर्मूला है कि रूट अंडर एक्स है, ठीक है, वैल्यू है, तो प्लस माइनस रूट अंडर एक्स है। तो अगर यहाँ पे हम वन पुट करेंगे तो क्या आएगा, आंसर प्लस माइनस वन आएगा। तो वन इनपुट पे दो आउटपुट मिल रहा है, ठीक है, वन इनपुट पे क्या मिल रहा है, दो आउटपुट मिल रहा है। तो ये क्या है, ये सिंगल वैल्यू नहीं है, ये सिंगल वैल्यू नहीं है, नॉट सिंगल वैल्यू। अब क्यों होना चाहिए कि इनपुट कितनों भी हो आउटपुट एक ही, वैसे क्यों होना चाहिए, ऐसा इसलिए होना चाहिए कि अगर एक इनपुट पे या बहुत सारे इनपुट पे अगर वो दो तीन आउटपुट दे रहा है, इसका मतलब दो तीन प्रोबेबिलिटी दे रहा है। ठीक है, तो ये तो वही बात होगी, एक सिक्का उछालो और हेड और टेल दोनों मिले, ऐसा हो सकता है क्या, एक सिक्का उछाला तो या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी उसी एक का होगा, दोनों का नहीं होगा। तो इसीलिए एक इनपुट डालेंगे तो जो आउटपुट है वो क्या आना चाहिए, एक ही आना चाहिए। ठीक है, या फिर दो इनपुट, तीन इनपुट, चार इनपुट, जितना भी इनपुट हो डजंट मैटर, बट आउटपुट क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, ताकि प्रोबेबिलिटी एक मिले। ठीक है, ज्यादा नहीं मिले। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। ध्यान रखें कि ये एक एग्जाम्पल है कि ये सिंगल वैल्यूड नहीं होगा, जबकि ये सिंगल वैल्यूड होगा, क्योंकि एक इनपुट पे एक आउटपुट मिल रहा है हम लोग को। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट स्लाइड से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, साई एक्स टी मस्ट बी स्क्वायर इंटीग्रेबल। ठीक है, स्क्वायर इंटीग्रेबल होना बहुत जरूरी है। तो स्क्वायर इंटीग्रेबल के लिए कंडीशन क्या है कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, और साई स्टार इंटू साई एक्स, एक्स इंटू डी एक्स, ये क्या आना चाहिए, कुछ फिनाइट वैल्यू आना चाहिए। ये क्या आना चाहिए, कुछ फिनाइट वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, अगर ये आता है तो ठीक है, तो फिर वो स्क्वायर इंटीग्रेबल है, और अगर फिनाइट नहीं आता तो फिर वो स्क्वायर इंटीग्रेबल नहीं है। ठीक है, इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा बैक आता हूँ। ठीक है, ध्यान रखें, ध्यान दें कि ये क्या है, स्क्वायर इंटीग्रल का फॉर्मूला है। ठीक है, ये क्या आना चाहिए, पहला ही करना चाहिए। अगर ध्यान दो तो ये नॉर्मलाइज कंडीशन में थोड़ा बहुत मैच कर रहा है, उसमें वन आना था, इसमें कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगा। ठीक है, तो अगर हम फिर से मैं वही फंक्शन लूँ, गॉसियन फंक्शन लूँ, साई एक्स, ठीक है, इक्वल टू ए टू पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, तो हम लोगों ने ये पहले ही इसको इंटीग्रेट किया है।
ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा पीछे आ रहा हूँ, ठीक है, वो जहाँ पे नॉर्मलाइज किया था हम लोगों ने, अगर हम इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको देख सकता हूँ। इससे जगह पे क्या करूँ, यहाँ पे मैं फिनाइट कर देता हूँ, यहाँ पे क्या कर देता हूँ, फिनाइट। अगर ये फिनाइट आ रहा है यहाँ पे इंक्लूड करने पे, तो वो स्क्वायर इंटीग्रल है, वरना नहीं है। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखो तो ये फिनाइट तो आया था हम लोग के पास। ठीक है, ये फिनाइट ही है। सपोज कांस्टेंट ये मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा, फिनाइट वैल्यू आएगा। ठीक है, तो मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ टाइम लेगा बस। पर यहाँ से हम लोग उसको देख सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन है, ठीक है, ये जो इसका वैल्यू है वो क्या आएगा, फिनाइट आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट कंडीशन ये है कि psi x and d psi x by dt should be continuous। ऑफ कोर्स ये कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं psi x t कोई एक फंक्शन है, मान लेते हैं कि ये साइन, ठीक है, साइन की x माइनस ओमेगा डी, या साइन x ही मान के चलते हैं। ठीक है, साइन x, साइन क्या हो गया x। अब इसका ग्राफ देखो तो क्या पता चलेगा, ये क्या है, कंटिन्यूस है या नहीं है। डेफिनेटली कंटिन्यूस है। ओके, और मैं अगर गॉसियन फंक्शन की बात करूं, यहाँ ही मैंने बात किया, तो देखो ये कंटिन्यूस तो दिख रहा है ना ऑलरेडी। ठीक है, कंटिन्यूस है ये ऑफ कोर्स। तो अगर कंटिन्यूस का पता करना हो तो सबको पता हो, क्लास 11 में सब पढ़े हो, राइट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट होना चाहिए। ठीक है, वो जो कंडीशन हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे उसको यहाँ पे यूज करना है। और अगर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो एल एच एल आर एच एल इक्वल टू डेट पॉइंट। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं वैसे। अगर वैल्यू क्या आ गया, सेम आ गया, तो वो कंटिन्यूस होगा, वरना कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, बाय द वे इसको हम लोग ग्राफिकली भी देख सकते हैं, तो दिस इज नॉट द मेजर उसी। और इसका डिफरेंशिएशन की बात करें तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है। तो देखो वो भी क्या होगा, ये यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो वो भी क्या होगा, ये भी कंटिन्यूस ही होगा डेफिनेटली। तो अगर ध्यान दो तो अभी हम लोग जिस वेव फंक्शन का बात किए हैं वो क्या है, ए इंटू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, इसको क्या बोला, गॉसियन वेव फंक्शन। रियली में ये वेव फंक्शन है। ठीक है, और ये फिजिकली एक्सेप्टेबल भी है। और ध्यान दो अभी हम लोगों ने देखा कि ये सारा कंडीशन सेटिस्फाई भी कर रहा है। ठीक है, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और अगर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, अच्छे से कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो फिर वो क्या है, फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है, और फिर वो रहेगा, उसको हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में अगर किसी को कोई डाउट हो, कुछ ऐसा चीज जो रह गया हो, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछो, और टेलीग्राम चैनल मैंने जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको ज्वाइन करो सेमेस्टर 5 के लिए। कुछ नोट्स वगैरह चाहिए तो वो भी वहाँ पे हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, और कोई डाउट हो तो बेझिझक पूछना है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे। और अगर अच्छा लगे इस वीडियो को तो शेयर करो, और भी दोस्तों तक पहुंचाओ। ठीक है, जिसकी भी जरूरत है उसको पहुंचाओ, ताकि उनको भी फायदा हो सके। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू एवरीवन।